एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ मैं। आदाब अर्ज़ खुशामदीद। मेरा आज यहाँ पर लाइव आने का मकसद ये है कि पिछले कुछ दिनों से शहर के अंदर ये चर्चा चल रही है कि औरंगाबाद शहर के अंदर दोबारा एक लॉकडाउन होने जा रहा है। कई लोग फ़ोन करते हैं, कई लोग मिलते हैं और ये पूछते हैं कि ये लॉकडाउन कब से होने वाला है, कितने दिन के लिए होने वाला है, क्यों होने वाला है। कोई इसके हक़ में बात करते हैं, कोई इसके विरोध में बात करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये चर्चा है। हम अखबारें उठाकर देखें तो अखबारों के अंदर भी ये खबरें आती रहती है कि अब लॉकडाउन होने वाला है। इस ताल्लुक से जो प्रशासन है, चाहे वो ज़िलाधिकारी हो या विभागीय आयुक्त हो या म्युनिसिपल कमिश्नर हो या पुलिस कमिश्नर हो, सभी ने ये कहा है कि हम आने वाले सोमवार यानी कि कल के दिन हम जितने भी लोग हैं, लोक प्रतिनिधियों के साथ तमाम अधिकारी बैठेंगे और ये सभी अधिकारी बैठकर ये तय करेंगे कि औरंगाबाद में ये लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जितने भी अभी ओपिनियंस जो आए हैं, जितने भी लोगों के तरफ से जो राय आई है, उससे ऐसा लगता है कि सरकारी अधिकारी भी इस बात के हक़ में है कि लॉकडाउन होना चाहिए। और तकरीबन मैं समझता हूँ कि पूरे के पूरे आमदार और खासदार भी इस बात के हक़ में है कि लॉकडाउन होना चाहिए। और वो भी 10 दिन का लॉकडाउन होना चाहिए और बहुत कड़क लॉकडाउन होना चाहिए करके इस तरह का सुर सभी की तरफ से आया है। मैं ये बात को मानकर चलता हूँ कि अभी फ़िलहाल औरंगाबाद के अंदर केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये लॉकडाउन औरंगाबाद के लिए क्यों ज़रूरी महसूस हो रहा है। अगर आप जानेंगे तो मैं ये एक बात कहना चाहूँगा कि ख़ता किसी और ने की है, सज़ा किसी और को मिल रही है। यानी कि गुनाह किसी और ने किया है और उसकी सज़ा पूरे शहर को मिल रही है। इसका मतलब ये है कि क्या ख़ता हुई है, ऐसा क्या गलत हुआ है। वो गलत ये हुआ है कि मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूँ कि इनकी वजह से कुछ गलत हुआ है। उसमें मैं भी एक लोक प्रतिनिधि की हैसियत से ये जिम्मेदारी संभालता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि अगर हम हमारे पास एक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा अगर हम डेवलप कर लिए होते, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कोरोना के पीरियड की बात कर रहे हैं, लेकिन पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से कोलैप्स्ड है। ये तो कोरोना की वजह से अब बहुत सारी अंदर की बातें सामने आ रही है। हमको ये पता चल रहा है कि हम कितने कमज़ोर है मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। और यकीन मानिएगा कि जो बहुत सारे शहर आज जो पॉजिटिव उसमें जा रहे हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रिकवर किया है, उसकी वजह यह है कि उन शहरों में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे तरीके से था। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत डेवलप किया गया था। हम हमारे पास देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि हर रोज़ हमें हमारे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कितना कोलैप्स है, ये देखने को मिलता है। अगर ये मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता तो शायद इतना लंबा हमारे पास जो आज कोरोना के केसेस आ रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के घाटी हॉस्पिटल हो, सिविल हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो, वो नहीं होता है। लेकिन हमने कभी भी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमारा ध्यान नहीं दिया है। एक उदाहरण के तौर के ऊपर 2018 के अंदर 150 करोड़ रुपये, यस आपने सही सुना है, 150 करोड़ रुपये, 150 करोड़ रुपीस की हमने सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग बनाए घाटी के अंदर। उस वक्त सभी को इंटरेस्ट इस बात का रहता है कि बिल्डिंग बन जाए करके, क्योंकि जब बिल्डिंग बनती है तो कोई ठेका किसी को दिया जाता है और उस ठेके का ठेकेदार से क्या क्या किया जाता है, अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा विस्तृत में जाऊंगा नहीं क्योंकि आप लोग सब होशियार है। लेकिन 2018 से वो बिल्डिंग का हम इस्तेमाल इसलिए नहीं कर पाए कि वहाँ पर मैन पावर नहीं है। मैन पावर का मतलब ये है कि आप बनाए तो सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग घाटी हॉस्पिटल के अंदर, यानी कि इसका मतलब ये है कि वहाँ पे कोई थिएटर नहीं या सिनेमा हॉल नहीं था, वहाँ पे एक हॉस्पिटल ही रन होना था, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रन होना था। यहाँ से जब प्रस्ताव गया कि ये इसके अंदर इतने कर्मचारी चाहिए, इतने डॉक्टर्स चाहिए, इतना नर्सिंग स्टाफ चाहिए, इतना क्लास 3 चाहिए, इतना क्लास 4 चाहिए, तो गवर्नमेंट रिप्लाई करती है कि इसका बोझा कौन उठाएगा, इनकी सैलरीज का बोझा कौन उठाएगा।
तो सवाल ये उठता है कि अगर यही सवाल अगर करना था तो 150 करोड़ रुपए जब खर्च कर रहे थे उसी वक्त बोल देना था कि नहीं, यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं बना सकेंगे हम, यहाँ पर एक थिएटर बना दिया जाए या एंटरटेनमेंट का सेंटर बना दिया जाए करके। आपने जब सुपर स्पेशलिटी की बिल्डिंग बना दिए है, 2 साल हो गए हैं वो बिल्डिंग कंप्लीट होकर, और अगर आज हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम सत्ता में बैठे हुए लोग हो या प्रशासन हो या अधिकारी हो, ये सब की जिम्मेदारी थी कि यहाँ पर उद्घाटन करने के लिए तो बड़े बड़े नेता आ जाते हैं, लेकिन ये देखते नहीं है कि इसका उपयोग हो रहा नहीं हो रहा है करके। खैर, अगर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता तो दूसरी बात यह है कि अब 10 दिन के लॉकडाउन की बात हो रही है, और ये 10 दिन का लॉकडाउन तमाम लोक प्रतिनिधियों ने, तमाम अधिकारियों ने ये कहा है कि बहुत कड़क होना चाहिए करके। एक लोक प्रतिनिधि ने तो यहाँ तक कहा कि साहब अगर रोड के ऊपर कोई दिखे तो डंडे ये करो। एक लोक प्रतिनिधि ने एक मीटिंग के अंदर ये कहा था कि अगर कोई सड़क के ऊपर नज़र आ रहा है तो उसको जेल में डाल दो करके। अब ये इस तरह के अगर ओपिनियंस और ये आते हैं तो आप सोचिएगा कि हम किस नज़रिए से देख रहे हैं। मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन आप सोचिएगा कि जो लोग कल ये फैसला लेने वाले हैं वो कोई भी, ना तो मैं, ना मेरे शहर के आमदार, ना वो अधिकारी जो ये फैसला लेने वाले हैं, ना तो राशन की दुकान के सामने वो खड़े रहने वाले हैं, ना सब्जी तरकारी की उन्हें चिंता रहने वाली है, ना किराने का सामान की उन्हें चिंता रहने वाली है, क्योंकि हम सब के घर भरे हुए हैं। हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। सवाल ये है कि 10 दिन तक अगर आप ये तय कर रहे हैं कि सभी दुकानें बंद रहेगी, किराने की दुकान बंद रहेगी, सब्जी तरकारी की दुकान बंद रहेगी, गैरेजेस बंद रहेंगे, ऑटोमोबाइल शॉप्स बंद रहेंगे, छोटे मोटे तमाम कारोबार बंद रहेंगे, तो ये सवाल पैदा होता है। बल्कि एक हद तो ये हो गई है कि एक लोक प्रतिनिधि ने यहाँ तक कह दिया है कि साहब पूरे मेडिकल स्टोर्स भी बंद कर देना चाहिए करके, मेडिकल स्टोर्स भी नहीं खुले रखना चाहिए करके। और दुर्भाग्यवश अधिकारियों ने कहा कि हाँ, हम इसके ऊपर विचार करेंगे करके उसमें। अब अगर मेडिकल स्टोर्स भी अगर बंद कर रहे हैं तो शायद इन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि कोरोना के अलावा दूसरी भी बीमारियाँ होती है, और दूसरी बीमारियों का भी इलाज उतना ही ज़रूरी है जितना कोरोना का इलाज होना ज़रूरी है। आज हर इंसान को हम इस नज़रिए से देख रहे हैं, अगर वो कोरोना का है तो बस कोरोना का है, बाकी के लिए तो कोई इलाज नहीं है, कोई दवाइयाँ नहीं है। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ कि हमारे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, दोस्तों आपको मैं बताऊँ कि कुछ दिन पहले मैंने घाटी अस्पताल के ताल्लुक से, मैं सबसे पहले तो एक बात साफ कर दूं कि मैं घाटी अस्पताल के ही नहीं बल्कि औरंगाबाद के या इस देश के तमाम डॉक्टर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि किस ईमानदारी के साथ, किस मेहनत के साथ ये लोग 24-24 घंटे काम कर रहे हैं। और वो लोग इस जिस तरह से काम कर रहे हैं, उनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। लेकिन हाँ, इस दौरान अगर कुछ गलत काम होता है और आप ये कहेंगे कि नहीं इम्तियाज़ अली तुम अपनी आंखें मूंद लो क्योंकि ये गलत काम हो रहा है, और वो गलत काम क्या हो रहा था कि घाटी अस्पताल के अंदर न जाने कितने सालों से ये एक सिस्टम चला रहा है कि गरीब पेशेंट्स जो वहाँ पर जाते हैं उनको प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर्स लिख के देते हैं कि आप बाहर से दवाइयाँ लेकर आइए। देखिए, हम लोग घाटी हॉस्पिटल नहीं जाते हैं। अगर हमारे को खुदा न करे कुछ हो जाए, कुछ बड़े लोगों को कुछ हो जाता है तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स जाते हैं। घाटी हॉस्पिटल के अंदर यूजुअली वो आदमी जाता है जो पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता है, जिसकी माली हालत अच्छी नहीं, जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं होती है, वो घाटी हॉस्पिटल जाता है। और अगर उसको वहाँ पर हर डॉक्टर अगर सिर्फ चिट्ठी के ऊपर अगर लिख कर दे दे कि तुम यहाँ से लेके जाओ, मैंने कितने उदाहरण ऐसे एग्जाम्पल जमा करके रखा हुआ है जहाँ पर डिलीवरी के पेशेंट्स को चाहे वो सैनिटरी पैड्स हो या ग्लव्स हो या मास्क हो या सैनिटाइजर्स हो, हर चीज़ बाहर से, पेशेंट के रिश्तेदारों को कहा जाता है कि तुम ये बाहर से लेकर आओ, ब्लड लाना है बाहर से लेकर आओ। तो फिर ये सरकारी अस्पताल इसे बोलेंगे क्यों? इसको भी प्राइवेट कर दिया जाए। सरकारी अस्पताल के अंदर तो वो गरीब आता है जिसके पास पैसा नहीं होता है और ये उम्मीद करता है कि आप सरकार उसकी मदद करेगी। लेकिन जब ऐसा नहीं हो रहा है और जब ऐसे लोग आकर हमारे पास ये बताते हैं कि साहब देखिए मेरी पत्नी की डिलीवरी हुई है और मुझे ये 8,000 रुपये की दवाइयाँ मुझसे मंगाई गई है, ऐसे कितने एग्जाम्पल्स मैंने पूरे अधिकारियों को दिया हूँ, मैंने डीन ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को दिया हूँ, एग्जाम्पल्स के साथ दिया हूँ। और अगर वो चाहेंगे कि और
50 एग्जाम्पल्स दे तो मुझे आप समय दीजिएगा, मैं विद प्रूफ के साथ दूंगा कि ये पेशेंट से कितने हजार रुपये की दवाइयाँ मंगाई गई है करके। हमने खुद ने वहाँ पर जाके इंक्वायरी करे, मेरे साथ डिविजनल कमिश्नर साहब थे, कलेक्टर साहब थे, डीन मैडम थे, मेडिकल का स्टाफ था, और वहाँ पर ये बात सामने आई है कि इस घाटी हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारे एजेंट्स घूमते हैं, चाहे वो ब्लड बैंक के एजेंट्स हो, चाहे वो मेडिकल स्टोर्स के एजेंट हो। जिस तरह अपन प्रिंट्रॉवेल पे देखते हैं ना कि ऑटो वाले को अगर कोई कस्टमर मिल जाता है तो 4 ऑटो वाले खींचते हैं, तो घाटी के अंदर भी वैसा ही सिस्टम हो गया है। जैसा ही पेशेंट का रिश्तेदार अगर हाथ में चिट्ठी लेकर आ रहा है तो 4 एजेंट्स उसको खींचते हैं, तो हम 5% कम से देंगे, 10% कम से देंगे करके। तो ये सिस्टम वहां पर चला आ रहा है। और जब हमने सबूत के साथ दिया और वहां के डॉक्टर्स ने ये माना कि यहाँ पर एजेंट्स घूमते हैं, वहां के डॉक्टर्स ने ये माना उन अधिकारियों के सामने कि ये जो दवाइयाँ लिखकर दी गई है, ये पूरे के पूरे दवाइयाँ हमारे हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है। तो सवाल ये है कि जब ये मौजूद है, इतने सारे दवाइयां आपके हॉस्पिटल के अंदर है, तो फिर ये गरीब के ऊपर ये बोझा क्यों डाला जा रहा है? तो एक डॉक्टर ने खड़े रहकर कहा कि नहीं साहब, वो स्टोर रूम के अंदर रहते हैं और स्टोर रूम में से वार्ड के अंदर नहीं पहुंच पाते हैं, तो डॉक्टर्स को चूंकि पेशेंट को अटेंड करना होता है तो वो चिट्ठी लिख के दे देता है करके। यानी कि आप सोचिएगा कि किस तरह का एक अंधाधुंध कारोबार वहां पर चल रहा है। मैंने ये मुद्दा उठाया है और स्वाभाविक है कि जिस हॉस्पिटल का जो प्रमुख होता है, अगर उसकी नाक के नीचे ये सब हो रहा है तो कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। मैंने कहा कि अगर ये सिस्टम अगर चल रहा है और सभी लोग मान रहे हैं कि ऐसा गोरख धंधा वहां पर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी के ऊपर एक्शन होना चाहिए। अब सवाल ये हुआ कि किसके ऊपर एक्शन करना चाहिए, तो पता चला कि एक नर्स के ऊपर एक्शन लिया जाएगा और एक रेसिडेंट डॉक्टर्स के ऊपर। मेरा ये कहना है कि रेसिडेंट डॉक्टर्स जो है वो मैं समझता हूँ कि पिछले 3-4 महीनों से जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, ये यंग लड़के लड़कियां हैं जो 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर के अंदर है, लेकिन उन्हें आज ड्यूटी दी गई है। उनकी प्राथमिकता ये होती है कि हम पेशेंट की जान किस तरह से बचाई जाए करके। मैंने इन डॉक्टर से भी मुलाकात की है। डॉक्टर्स का कहना है कि हमारे पास मेडिसिन अवेलेबल नहीं होते हैं, अगर मेडिसिन लाना होता है तो उसका लंबा प्रोसीजर होता है, इस वजह से हम पेशेंट की जान बचाने के लिए चिट्ठी लिख के दे देते हैं करके। तो वो खुद उन्होंने ये माना है कि ये गलत है करके। मैंने ये उम्मीद किया था कि प्रशासन किसी ना किसी के ऊपर एक्शन लेगा। एक्शन का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को नौकरी से निकालना चाहता हूं, लेकिन ये सिस्टम इंप्रूव होना चाहिए। क्योंकि एक तरफ सरकार का मतलब यह है कि आज बैठी हुई सरकार यह दावा करती है कि हमने करोड़ों रुपया घाटी को दिया है मेडिसिन के लिए। यहाँ के ऑफिसर्स ये कहते हैं कि साहब हमने करोड़ों रुपया घाटी को दिया है। अगर वो करोड़ों रुपया दिया है तो फिर ये करोड़ों रुपया जा कहाँ रहा है? अगर गरीबों से आप छोटी छोटी चीजें भी बाहर से मंगवा रहे हैं, तो ये सिस्टम इंप्रूव होना बहुत बहुत जरूरी है। ये सिस्टम आप इंप्रूव नहीं कर पाए तो अब आप कहेंगे कि नहीं, अब लॉकडाउन करके हम सब कुछ ठीक होने वाला है। यकीन मानिए कुछ नहीं ठीक होने वाला है। मैं ये मानकर चलता हूं कि हमने 3 महीने 3.5 महीने है तो इतना कॉपरेट किया है हर एक के साथ। अगर ये केसेस अगर बढ़ रहे हैं तो 10 दिन की बात अगर हो रही है, और अगर कोई ये दावा करता है कि 10 दिन के बाद 11वें दिन है तो पूरी तरह से ये खत्म हो जाएगा, कोरोना खत्म हो जाएगा, तो कल का क्यों इंतजार कर रहे हैं? 10 तारीख का क्यों इंतजार कर रहे हैं? चलिए कल से हम आपका पूरा साथ दे देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। बेसिकली हम ये चाह रहे हैं कि लोगों के अंदर एक सेल्फ डिसिप्लिन आना चाहिए, और वो सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ये है कि हर एक ने मास्क पहनना चाहिए, बाहर निकलते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए, साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए। ये सब चीजें अगर आप करेंगे तो आप इसको कहीं ना कहीं कंट्रोल में लेकर आएंगे। और यकीन मानिए ये सभी लोग जानते हैं कि चाहे आप वो 8 दिन का करें, 10 दिन का करें या 15 दिन का करें, 16वें दिन हमारे को बैक टू स्क्वायर वन आकर ही खड़े रहना है, अगर हम लोग अपना सेल्फ डिसिप्लिन अगर नहीं करेंगे। अब एक देखिएगा कि आप कंप्लीट लॉकडाउन करने की बात कर रहे हैं, नहीं, लेकिन इंडस्ट्रीज खुली रहेंगी बताते हैं। नहीं, इंडस्ट्रीज उद्योग को हम बंद नहीं कर सकते हैं। यानी कि वालुज में जो जाने वाला कामगार है वो शायद मेरे घर का पड़ोसी हो सकता है, वो किसी भी शहर का इलाके में रहने वाला हो सकता है, और तकरीबन एक अनुमान के हिसाब से 1.5 लाख के करीब लोग शहर से इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ जाते हैं। यानी कि ये लोग जा सकते हैं, वो लॉकडाउन नहीं रहेगा।
लोगों ने इस बात का विरोध किया है कि साहब ऑटो रिक्शा वाले जो है वो ऑटो रिक्शा में 4-4 6-6 लोगों को भरकर लेके जाते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आपका आकलन है तो मुझे ये बताइएगा कि हवाई जहाज तो चल रहा है, औरंगाबाद से भी हवाई जहाज उड़ रहे हैं और उसके अंदर तो 150 180 के करीब पैसेंजर्स बैठ के जाते हैं। वो क्या मतलब सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं? नहीं, कांधे से कांधा लगाकर 3 लोग बैठते हैं ये साइड, 3 लोग वो साइड बैठते हैं। 2-2 घंटे 2.5 घंटे की फ्लाइट होती है। अगर हम औरंगाबाद शहर के अंदर 2 की जगह अगर 3 बैठकर चले गए तो उसमें आप इतना बड़ा इशू कि नहीं ऑटो वालों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए करके, ये बहुत ही दुर्भाग्यवश है। ये वो ऑटो वाले हैं जो पिछले मैं समझता हूं कि 3-4 महीनों के अंदर ना तो इन्हें किसी सरकार ने मदद किया है, ना किसी अकाउंट इनके अकाउंट के अंदर कोई 1,000 रुपया जमा किया है। ये लोग भी तो परेशान है और उसके ऊपर अब पुलिस डिपार्टमेंट ये कर रहा है कि नहीं 2 के 3 दिखे गाड़ी रुकाओ चालान कर डालो 500-500 रुपये। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज औरंगाबाद शहर का पुलिस डिपार्टमेंट ने इस कोरोना के पीरियड के दौरान करोड़ों रुपया लोगों के फाइन के तौर के ऊपर जमा किया है। क्या ये वक्त है आपका कि आपको अपनी तिजोरी भरने के लिए, मुझे मालूम है कि सरकार की तिजोरी खाली है, लेकिन क्या आप गरीबों को, जो रिक्शे वाला निकल के जा रहा है उसकी रिक्शे के अंदर अगर 2 की जगह 3 लोग बैठे हैं, 2 बच्चे बैठ गए हैं तो पुलिस वाले उन्हें रुकाकर उनको चालान कर रहे हैं, 500-500 रुपये 1,000 रुपये की फाइन कर रहे हैं। अब बीच में सुना है कि आरटीओ साहब ने भी अपनी टांग अड़ा दिए है कि वो भी कहा है कि अब हम भी अपनी कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। बीच में म्युनिसिपल अथॉरिटीज की एक टीम शहर के अंदर घूम रही है कि नहीं साहब प्लास्टिक वाले कौन यूज कर रहे हैं करके। अभी 1-2 दिन पहले एक दूध वाले के ऊपर उसको 5,000 रुपए की फाइन दे दिया है कि नहीं आप प्लास्टिक यूज कर रहे हैं करके। अब ये समय है कि जहां पर लोगों के पास खाने के लिए नहीं है और आप इस तरह के अगर फैसले लेकर आ रहे हैं कि नहीं रिक्शे में 2 से 3 जा रहे हैं 500 रुपये दो। अगर आप प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, प्लास्टिक का विरोध हम कर रहे हैं, मैंने खुद ने है तो प्रस्ताव दिया था, लेकिन यह समय नहीं है कि आप गरीबों की जेब के अंदर हाथ डालकर अपनी तिजोरी भरे। ना तो ये महानगर पालिका कर सकती है, ना पुलिस डिपार्टमेंट कर सकता है। करोड़ों रुपया आप इस वक्त बना रहे हैं, मोटरसाइकिल वालों के ऊपर फोटो ली जा रही है। मैं तो पुलिस डिपार्टमेंट का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो सड़क के ऊपर बैठे हुए जो पुलिस वाले हैं, जो किसी भी मोटरसाइकिल की है तो तस्वीर खींच लेते हैं, उसको फाइन कर ले चले जाता है, या उनको, भाई आप लोग भी कोई बहुत बड़े पैसे वाले ऐसा नहीं है। कम से कम सोचिए उस सड़क के ऊपर बैठे हुए आप कि आदमी किस मजबूरी के अंदर बाहर निकला है, उसकी क्या गरीबी है कि आप एक मोटरसाइकिल के ऊपर अगर एक बेटा अपनी माँ को ले जा रहा है किसी अस्पताल के अंदर तो आपके हिसाब से वो कानूनन जुर्म है, क्योंकि डबल सीट आप गाड़ी के अंदर नहीं बैठ सकते हैं। तो आपकी हिम्मत है कि आप किसी हवाई जहाज को बंद करें कि वहां पर है तो आप 150 लोगों को बिठाकर लेकर जा रहे हैं करके, लेकिन गरीब है तो उसके ऊपर बराबर आप उसके ऊपर कार्रवाई करने की बात करेंगे और करते आ रहे हैं। मैंने खुद ने लिखित तौर के ऊपर औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर साहब को एक रिक्वेस्ट लेटर भेजा हूं कि आप जो ये जो फाइन इकट्ठा कर रहे हैं इस पीरियड के अंदर, और ऐसा नहीं है छोटी मोटी, करोड़ों रुपये की फाइन आपने जमा किए हुए हैं सिर्फ इस कोरोना के पीरियड के दौरान, चाहे वो रिक्शे वाले हो, गाड़ी वाले हो, मोटरसाइकिल वाले हो, उनकी गाड़ियां सीज की गई है। तो ये बहुत गलत बात है और कहीं ना कहीं किसी ना किसी को इसके बारे में आवाज उठाने की जरूरत है। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि इस फैसले का दिन कल है, कल 11 बजे डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में मीटिंग रखी गई है और उसमें तमाम एमपीज एमएलएज रहेंगे। मैं साफ तौर से ये कहना चाहता हूं कि मैं इस लॉकडाउन के टोटल विरोध में हूं, लेकिन हाँ अगर इसके बावजूद भी अगर आप हमें कन्विंस कर सके कि हम ये लॉकडाउन इस वजह से कर रहे हैं और हमारा टारगेट ये है, हम ये अचीव करना चाहते हैं, तो यकीनन हम बिल्कुल सरकार का, प्रशासन का पूरी तरह से साथ देंगे। मैं पर्सनली विरोध हूँ एक अलग बात है उसमें, लेकिन आप अगर कन्विंसिंग अगर रिप्लाई दें, जैसा 3 दिन पहले मैंने एक अखबार के इंटरव्यू के अंदर ये बताया था कि शायद यहाँ के अधिकारियों की और कोरोना के साथ कुछ समझौता हुआ है कि कोरोना ने कहा है कि मैं दिन में औरंगाबाद में नहीं आऊंगा, तो दिन में पब्लिक को आप औरंगाबाद में निकाल सकते हैं, मैं शाम में 7 बजे आऊंगा आपके पास, जब आप लॉकडाउन कर देंगे ना तो मैं सिर्फ शाम में आके आपको परेशान करूंगा करके। तो अगर इस तरह का अगर आप तर्क वितर्क देंगे कि आप दिन भर पब्लिक को कहेंगे, रात में जब सड़कों के ऊपर कोई रहता नहीं है, 9-10 बजे लोग अपने घरों में चले जाते हैं, 90% लोग घरों में चले जाते हैं, 10% वैसे भी घूमते फिरते रहते हैं, तो आप इस तरह का अगर फैसला लेंगे कि दिन भर पब्लिक घूमेगी बाहर और रात में आप लॉकडाउन करेंगे, तो ये एक अजीब विचित्र है। आपको कन्विंस करना पड़ेगा, आपको हमको समझाना पड़ेगा। हो सकता है कि मैं आप
के उतना होशियार नहीं होगा, मुझे बहुत ज़्यादा समझ नहीं होगी, तो आप समझाइएगा कि मतलब हमारा ये रीजनिंग की वजह से हम ये फैसला कर रहे हैं। अगर आप टोटल लॉकडाउन की बात कर रहे हैं और आप कहेंगे कि नहीं साहब हम छोटे मोटे किराए दुकानदारों को हम बंद करने वाले हैं, सब्जी तरकारी वालों को हम बंद करने वाले, लेकिन उद्योग चालू रहेगा, इंडस्ट्रीज चालू रहेगी, क्यों साहब? अगर औरंगाबाद की इंडस्ट्री को आप चालू रखेंगे और बाकी सबको बंद करेंगे, तो आप ऐसा करिएगा कि सब इंडस्ट्रीज वालों को बोलिएगा कि आपके पास जितने कर्मचारी वहां पर आ रहे हैं, तो आप जितने दिन का लॉकडाउन है उनको उसी इंडस्ट्रीज के अंदर रहने दीजिएगा, उनको यहां पर वापस औरंगाबाद के अंदर मत बुलाइए। अगर लॉकडाउन करना है तो आपको लॉकडाउन सही तरीके से करना है। ऐसा नहीं है कि नहीं मैं इसके लिए इसको खुला रखूंगा, इसको बंद कर दूंगा। आपको ये फैसला लेना सभी के लिए एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, लेकिन मैं सिर्फ इतना ये कहना चाहता हूं कि लोक प्रतिनिधियों ने भी ये सोचना चाहिएगा कि हम लोग हर बात हम सरकार की हाँ में हाँ मिलाकर नहीं कर सकते हैं, किसी ना किसी को सवाल तो करना ही पड़ेगा। और मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं कि 10 दिन आप सोचिएगा कि वो गरीब आदमी कहाँ से सब्जी तरकारी लेकर आएगा अगर आप सब्जी तरकारियाँ बंद कर देंगे। मेरे घर में बहुत बड़ा फ्रीज़र है, आपके घर में बहुत बड़े फ्रीज़र्स है, रेफ्रिजरेटर्स है, आप सब्जी 8 दिन का 10 दिन का नहीं 1 महीने का भी रख सकते हैं। लेकिन वो गरीब आदमी जो दिन में कमाता है वो जाकर लेकर आता है, तो उसके बारे में भी सोचने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जब पहला लॉकडाउन हुआ, दूसरा लॉकडाउन हुआ, तो बहुत सारे एनजीओज ने, बहुत सारे राजनीतिक पार्टियों ने सड़क के ऊपर निकल के आए, अपने तौर के ऊपर जिसकी जैसी हैसियत थी उस हिसाब से उन्होंने ये किया है। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं की मराठीत बोला, मी मराठीत याच्यानंतर बोलण्याचा नक्की प्रयत्न करेल, एक हिंदी में हो जाने दीजिएगा, मैं मराठीमध्ये पण बोलू याच्या बाबतीत। तो बहुत सारे लोगों ने गरीबों की मदद के लिए कम्युनिटी किचन्स बनाए, फूड किट्स बनाए और बहुत सारी चीज़ें बांटे हैं करके। अब ये 10 दिन के दौरान अब पता नहीं है कितने एनजीओज आएंगे, कितने राजनीतिक पार्टियां आएंगे। सरकार को ये बताना पड़ेगा कि कितने कम्युनिटी किचन्स आप खोलने वाले हैं उन गरीब बस्तियों के अंदर जहां पर लोगों के पास पैसा नहीं है। जितना पैसा था वो पुलिस डिपार्टमेंट ने फाइन के तौर के ऊपर ले लिया है, या म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ ने प्लास्टिक की पिशवी के नाम के ऊपर है तो प्लास्टिक का आप इस्तेमाल कर रहे हैं करके ये कर लिया है। ये बंद करिए। देखिए, आप ऐसे मुश्किल की घड़ी के अंदर लोगों के साथ खड़े रहने की ज़रूरत है। आप इस तरह की अगर हरकतें करेंगे कि नहीं आपको हम फाइन करेंगे, चालान करेंगे और आपके पास के जेब में जितने पैसे हैं हम अपनी तिजोरी भरेंगे, तो ये किसी भी डिपार्टमेंट को शोभा नहीं देता है, महाराष्ट्र सरकार को शोभा नहीं देता हूँ। इस मुद्दे को मैं हाईएस्ट लेवल तक लेके जाऊंगा और आने वाले लोकसभा के अधिवेशन के अंदर भी इस मुद्दे के ऊपर बात उठाऊंगा। तो कल 11 बजे यह फैसला लिया जाना है। मैंने अपने फेसबुक पेज के ऊपर एक सवाल लोगों से पूछा है कि चूंकि मैं आप लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूं, आपकी राय सबसे अहम है, आप ही लोगों की वजह से मैं चुनकर आया हूं, तो आप लोग अपनी राय दीजिएगा कि हमको लॉकडाउन चाहिए या नहीं चाहिए। और अगर उसके अंदर कुछ लॉजिकल रीज़न है तो मुझे आप बताइएगा कि ये लॉजिकल रीज़न है जिसकी वजह से हमको चाहिए, जिसकी वजह से नहीं चाहिए। आपका फैसला सारा आंखों पर होगा और जो भी फैसला होगा वो कल आपको दिखा दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मैं 2 मिनट के बाद है तो मराठी के अंदर बोलूँगा, तो मराठी ऑडियंस जितनी भी है अगर वो मुझे मराठी के अंदर सुनना चाहती है तो 1-2 मिनट के बाद मैं आपके साथ मराठी के अंदर बात करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।